चलिए, बायोटेक्नोलॉजी हमने शुरू किया था। बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या पढ़ा हमने कल? डेफिनेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में वे डिड वी स्टार्ट? डीएनए का स्ट्रक्चर कौन से साल में हमने डिस्कवर किया? किसने? वॉटसन एंड क्रिक। उसके बाद 1973 में क्या किया हमने? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसने शुरू की? कोहन एंड बोयर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने रिकम्बाइंड डीएनए बनाया। उसमें हमने फिर कुछ एनिमल्स, कुछ अलग अलग एनिमल्स बनाए, सिसजेनिक और ट्रांसजेनिक। सिसजेनिक और ट्रांसजेनिक। आप बोलेंगे सर ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे होते हैं या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स? जब हम जीन ट्रांसफर करते हैं इन डिफरेंट स्पीशीज। सिसजेनिक में सेम स्पीशीज, ठीक। उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाई। ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसजेनिक काउ। ट्रांसजेनिक काउ में कौन सा जीन हमने एनहांस किया? कैसीन जीन। वो किस लिए होता है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए। शीप्स में क्या किया? कैरोटीन जीन किस लिए होता है? वूल प्रोडक्शन के लिए। फिशेस में क्या किया? ऑल फिश ग्रोथ रेगुलेटरी जीन। वेरी गुड, नाइस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर मैंने आपको थोड़ा सेक्स डिटर्मिनेशन बताई। पहले डीएनए कंस्ट्रक्ट किया। डीएनए में कितनी बेसिस होती है? 4 बेसिस होती है, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। अब इन बेसिस को प्लस करेंगे शुगर, क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसाइड। प्लस करेंगे फॉस्फेट, क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड की चेन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। और उसके कितने टाइप्स? डीएनए और आरएनए। आरएनए में कौन सी बेस मिसिंग होती है? यूरेसिल, है ना? यूरेसिल मिसिंग होती है। थायमीन मिसिंग होती है। और डीएनए में क्या मिसिंग होता है? यूरेसिल। फिर हमने देखा जब हमने डीएनए को पहले स्ट्रेच किया, फिर उसको पैक किया, लूजली पैक डीएनए को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। फिर उसको कंडेंस किया, उसको क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। 2 क्रोमैटिड्स को क्या कहते हैं? एक क्रोमोसोम। इंसान में कितने क्रोमोसोम्स? 46। कितने पेयर्स? वेरी नाइस। अब हम पढ़ेंगे, फिर हमने कुछ क्रोमोसोमल एबरेशंस पढ़ी है ना? क्रोमोसोमल एबरेशंस हमने एलोसोमल एबरेशंस कवर कर ली थी शायद, है ना? एलोसोमल एबरेशंस में क्या क्या पढ़ा? यानी एलोसोम एक टोटल कितने क्रोमोसोम्स है? 23 पेयर्स। 23 पेयर्स में जो शुरू के 22 पेयर है उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। और जो आखिरी पेयर है 23rd, उसको हम क्या कहते हैं? एलोसोम। एलोसोम यानी इस पेयर में अगर कोई डिसऑर्डर होगा उसको क्या बोलेंगे? एलोसोमल डिसऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल सुपर मेल सिंड्रोम, सुपर फीमेल सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। पढ़े ना? आज हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। नंबर 1, कुछ नाम लिख लें जल्दी, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। ये कुछ नाम इंपॉर्टेंट है। एंजलमैन सिंड्रोम, एंजलमैन सिंड्रोम, एंजलमैन सिंड्रोम। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में शुरू के 22 पेयर में किसी ना किसी पेयर में डिफेक्ट होगा। तो ये डिफेक्ट होता है असल में 15th पेयर में। किस पेयर में? 15th पेयर में। यानी 15th क्रोमोसोम जो हमारी बॉडी में होता है उसमें ये कुछ डिफेक्ट आता है, एंजलमैन सिंड्रोम। ऐसे बच्चे जो भी पैदा होंगे विद एंजलमैन सिंड्रोम, उनका सर काफ़ी छोटा होता है, स्मॉल हेड, स्मॉल हेड। उनको बोलने में दिक्कत आती है, स्पीकिंग प्रॉब्लम्स, स्पीकिंग प्रॉब्लम्स या स्पीकिंग डिफिकल्टीज। साथ में दिमागी तौर से कमजोर होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी। 15th पेयर में कितने क्रोमोसोम होंगे? 2 ही होंगे ना? पेयर में कितने होते हैं? 2। 2 में से यानी 2 क्रोमोसोम, एक ऐसे एक ऐसे। 2 क्रोमोसोम्स में से एक में कोई डिफेक्ट आएगा तो 15th पेयर में डिफेक्ट आ रहा है,
दोनों में डिफेक्ट आएगा तो फिर भी 15th पेयर में डिफेक्ट आ रहा है, दोनों में से इस वाले में डिफेक्ट आएगा तो अब भी 15th पेयर में डिफेक्ट आ रहा है ना। आपके 2 क्रोमोसोम्स है ना, डिफेक्ट कहीं भी आ सकता है। ये तो पूरा आपका डीएनए है क्रोमोसोम, यहाँ पे डिफेक्ट आया तो अलग बीमारी, यहाँ पे डिफेक्ट आया तो अलग बीमारी। तो ऐसा जरूरी नहीं है 15th पेयर पे अगर एंजलमैन सिंड्रोम होता है तो 15th पेयर पे सिर्फ एंजलमैन होता है, नहीं, 15th पेयर पे कुछ भी बीमारी हो सकती है। वो उनमें से एक बीमारी कौन सी है? एंजलमैन सिंड्रोम। दूसरा है, ये भी 15th पेयर ही है, प्राडर विली सिंड्रोम। प्राडर विली सिंड्रोम, प्राडर विली सिंड्रोम कौन से पेयर पे? 15th पेयर पे, 15th पेयर पे। ये बच्चे आमतौर पर ओबीज होते हैं, ओबेसिटी इसका एक सिम्टम है, मोटापा, ओबेसिटी, दिमागी तौर से कमजोर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इनकी मसल्स काफी कमजोर होती है, वीक मसल्स। छोटा छोटा लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, वीक मसल्स। और ये इनफर्टाइल होते हैं, बच्चा पैदा नहीं कर पाते, इनफर्टाइल। 15th क्रोमोसोम, एक और बीमारी टे सैक्स सिंड्रोम। टे सैक्स सिंड्रोम किसमें? 15th पेयर में, 15th पेयर, टे सैक्स सिंड्रोम। सिम्टम्स क्या है? नर्व सेल्स डिस्टॉर्ट होती है, नर्व सेल्स, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की नर्व सेल्स है ना, वो नर्व सेल्स में कोई डिफेक्ट आता है। रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व सेल्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व सेल्स in the brain and spinal cord. Number 4, cystic fibrosis. Cystic fibrosis. It is a autosomal disorder in the 7th chromosomal pair. यह 7वें क्रोमोसोम में है, 7th chromosomal pair. ऐसे बच्चे को इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ, लंग इन्फेक्शंस जल्दी से होते हैं ऐसे बच्चे को, लंग इन्फेक्शंस। बच्चा पूरी तरीके से ग्रो भी नहीं कर पाता, पुअर ग्रोथ, पुअर ग्रोथ। एंड फाइनली ये बच्चा भी इनफर्टाइल होता है, बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, क्राइडू चैट सिंड्रोम, ये कुछ फेमस नाम है। क्राइडू चैट सिंड्रोम, अ प्रॉब्लम इन द 5th पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 5th पेयर। It affects the nervous system, comma, skin, and creates speech difficulties, इसका क्राइडू चैट नाम इसलिए पड़ा है, क्राई का मतलब चीखना, बच्चा आमतौर पर पैदा होके कंटिन्यूसली चीखता रहता है, दैट इज द रीजन इसका नाम है क्राइडू चैट। लास्ट हम देखेंगे एक और, चारकट मैरीटूथ डिजीज, चारकट मैरीटूथ डिजीज। सेवनटीन्थ पेयर में, 17th पेयर। Symptoms: loss of muscle tissues, loss of muscle tissues, loss of muscle tissues, loss of touch sensation, इनको फील नहीं आता जब ये कुछ टच करते हैं, लॉस ऑफ टच सेंसेशन,
across various parts of the body, across various parts of the body. एक और एडवर्ड्स सिंड्रोम, एडवर्ड्स सिंड्रोम ये होता है 18th पेयर में, 18th पेयर। लास्ट है डाउन सिंड्रोम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। डाउन सिंड्रोम कौन से पेयर में? 21st पेयर में, 21st पेयर में। इस बीमारी को हम मंगोलिज्म भी कहते हैं, मंगोलिज्म। इसको हम मंगोलियन इडियोसी भी कहते हैं, मंगोलियन इडियोसी, मंगोलियन इडियोसी। ऐसे बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मेंटली रिटार्डेड। इनका नाम मंगोल इसलिए पड़ा है बिकॉज दे रिजेंबल द मंगोल्स। आपने देखो, अगर किसी को देखा है विद डाउन सिंड्रोम, मंगोल्स को तो पता होगा, छोटी छोटी आंखें, चंगेज खान टाइप, उनकी शक्ल वैसी होती है। यहाँ कश्मीर में भी अगर किसी को मंगोलिज्म हुआ है वो मंगोल्स जैसा दिखेगा। और ये 21st पेयर में अगर डिफेक्ट आएगा कोई, उसकी वजह से होता है। इसीलिए हम इनको मंगोलियन इडियोसी कहते हैं। इडियोसी क्यों कहते हैं? क्योंकि मेंटली रिटार्डेड होते हैं और मंगोल्स जैसे दिखते हैं। दे रिजेंबल द मंगोल्स, दे रिजेंबल द मंगोल्स। दिस कंप्लीट्स अवर ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। हालांकि ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको एक दो चीज़ें याद रखनी है। पहला आपको याद रखना है कौन से पेयर में ये बीमारी है, ज़्यादा उसके बारे में, और साथ में रखना है एलोसोमल है या ऑटोसोमल है। ठीक है, तो हमने एलोसोमल जो कल पढ़े, क्लाइनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम, सुपर मेल और सुपर फीमेल, मोरलेस एलोसोमल में हम वही देखते हैं और ऑटोसोमल में हम अलग अलग देख सकते हैं। तो ये कुछ मैंने चुने। इसके अलावा देखिए, ये तो हमने क्रोमोसोमल एबेरेशंस के बारे में पढ़ा। जो भी मैं बोलूँगा साथ साथ लिखना, ये डिक्टेट नहीं होगा। कल हमने पढ़ा कुछ बॉडीज में डिप्लॉइड सेल होती है और कुछ हैप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल कौन सी होती है जिसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। हैप्लॉइड सेल कौन सी होती है जिसमें क्रोमोसोम्स? 23। हमारी बॉडी में हैप्लॉइड सेल कौन सी है? स्पर्म सेल या एग सेल। और डिप्लॉइड सेल सोमैटिक सेल्स, है ना। व्हाट आर सोमैटिक सेल्स? बॉडी की कोई भी सेल सिवाय गमीट्स के। अब यहां पर हम लेंगे मेल एंड फीमेल। मेल से आपका स्पर्म सेल आया 23 क्रोमोसोम्स लेके, फीमेल से एग सेल आई 23। आपका 46 का क्या बना? जाइगोट, है ना। फिर जाइगोट से आपका बनेगा एम्ब्रियो, सेल्स डिवाइड होने लगेंगी, उसके बाद आपका बेबी, है ना। अब बेबी का फिर सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है? अगर मेल से जो 23rd पेयर है, मेल से अगर क्या आ सकता है? एक्स और वाई, और फीमेल से क्या आ सकता है? एक्स और एक्स। मेल से अगर वाई आया, फीमेल से एक्स आया, एक्स वाई बनेगा तो ये बॉय होगा। और मेल से एक्स आया, फीमेल से एक्स आया, एक्स एक्स बनेगा तो ये गर्ल होगी, है ना। लेकिन कभी कभार कुछ और भी हो जाता है, कुछ और भी जेंडर्स होते हैं, है ना। जैसे कि हमने कल क्लाइनफेल्टर देखा। क्लाइनफेल्टर में हमने क्या देखे? 2 एक्स और 1 वाई, है ना। कभी 2 एक्स और 1 वाई हो जाता है, जिसको हम क्लाइनफेल्टर्स कहते हैं। इसको हम थर्ड जेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड जेंडर। तो आपने अगर कोई वोटिंग वाला फॉर्म भरा होगा, उसमें हम वोटिंग के लिए लिखते हैं आपका सेक्स क्या है, आप मेल है, आप फीमेल है, या फिर अदर्स। ठीक है ना। अब ये अदर्स क्या है, और ये इम्पॉर्टेंट बड़ा है, क्योंकि इंटरव्यू में आमतौर पर इसी पे पकड़ा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी डायनामिक इशू है। अदर्स में हम समझते हैं LGBTQIA, ये कम्युनिटी है अदर्स में। सब हेडिंग LGBTQIA, यस, LGBTQIA। मेल फीमेल में कुछ समझाना है? मेल फीमेल पता ही है ना। मेल्स में XY और फीमेल्स में
वो आपका नॉर्मल सेक्स है जो सबको पता है। अब हम कुछ अदर्स के बारे में थोड़ा देखते हैं, बिकॉज यहां पर आपको पता होनी चाहिए। ऑलमोस्ट मैंने जितनों से भी बात की है, लगभग हर साल किसी न किसी से LGBT कम्युनिटी पे इंटरव्यू में सवाल आता है, इंटरव्यू में। और कश्मीर की बात है, अगर आप KS भी दे रहे हैं, कश्मीर में भी भाई आपका जो LGBT कम्युनिटी है, खासकर ट्रांसजेंडर्स पे बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर, बिकॉज कश्मीर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत ही ज़्यादा एलियनेट किया गया है, कश्मीर की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। इसको हम हिंदी में यहाँ हिजड़ा कम्युनिटी कहते हैं, ठीक। तो उनके बारे में देखेंगे असल में क्या सिस्टम होता है उनके बारे में, और ये बाकी के लोग क्या है। तो मैं जल्दी से आपको थोड़ी सी डिस्टिंक्शन सबके बारे में बताऊंगा। आमतौर पर लेस्बियन, गेज और ट्रांसजेंडर्स सबको पता होते हैं, क्यूअर्स सबको पता नहीं है, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल सबको पता नहीं है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले लेस्बियंस क्या है? ये असल में होते तो फीमेल्स ही है, पर इनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फीमेल्स ही होती है, ठीक। सो इट्स अ फीमेल, और इसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या सेक्सुअल अट्रैक्शन किसके साथ है? फीमेल के साथ ही है, ठीक। इनको हम लेस्बियंस कहते हैं। तो ये अदर्स में आएगा। उसके बाद हमारा क्या है? गेज। गे हो गया आपका मेल है, और इसकी सेक्सुअल अट्रैक्शन मेल के साथ। उसके बाद है बी, बाइसेक्सुअल। LGB, बाइसेक्सुअल कौन से लोग हैं? बाइसेक्सुअल हो गए, अगर ये मेल है तो इसकी अट्रैक्शन या मेल या फीमेल दोनों में से कर सकता है। ये इसकी दोनों अट्रैक्शंस होती है, मेल और फीमेल। ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकती है। तो फीमेल की भी अट्रैक्शन फीमेल के साथ या मेल के साथ। ये मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी, ठीक है। ये हो गए LGB, बाइसेक्सुअल यानी इनकी ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन दोनों के साथ होती है, सेक्सुअल अट्रैक्शन। उसके बाद क्या लिखा? LGBT, ट्रांसजेंडर्स। हिजड़ा कम्युनिटी हम इन्हीं को कहते हैं, ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर को हम थर्ड जेंडर भी बोलते हैं। अभी तक आपने देखा ना, यहां पर मैंने क्या लिखा? फीमेल, मेल, मेल, फीमेल, यानी यही दो जेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन यहां पर ये थर्ड जेंडर है, इसको मेल फीमेल बोलना मुश्किल है, ठीक है। अभी हम इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, यानी अभी अच्छा पहले ये कर लेते हैं ट्रांसजेंडर, द थर्ड जेंडर। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसजेंडर में हमारे पास ऐसे ले लेते हैं, दो टाइप्स हो सकते हैं। एक कि पैदा जब बच्चा हुआ, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, हम इनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आप पैदा हुए हैं, ये अल्लाह का करम है कि आप ऐसे हैं, वरना आप भी ट्रांसजेंडर हो सकते थे। इसमें आपका या उनका कोई दोष नहीं, ठीक। सो डू नॉट इवन थिंक अबाउट रिडिक्यूलिंग देम, बिकॉज इट्स नॉट देम यू आर रिडिक्यूलिंग, इट्स द डिज़ाइनर दैट यू आर रिडिक्यूलिंग। जिसने उनको बनाया, आप उसको रिडिक्यूल कर रहे हो, ठीक। तो बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए उनके बारे में। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा पैदा होके आपको लगता है कि ये मेल है, आपको लगता है जेनेटिलिया देखकर आपको लगता है कि ये मेल है, या आपको लगेगा ये फीमेल है। तो आप जब उसके ऑर्गन्स देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा मेल है या फीमेल। तो ट्रांसजेंडर बच्चा जब पैदा होगा तो हमें एट बर्थ कुछ आइडिया लगता है उसकी सेक्सुअलिटी का। फॉर एग्जाम्पल एट बर्थ आपने समझा वो मेल है, या एट बर्थ आपने समझा वो फीमेल। एट बर्थ डॉक्टर बोलेगा कि मेल है फीमेल, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में, उसको लगता है कि भाई मेरा जो सेक्स असाइन हुआ है मुझे मेल समझा जा रहा है, लेकिन मुझे अंदर से मेल वाली फीलिंग नहीं, मुझे फीमेल वाली फीलिंग आ रही। मैं ज़्यादा एसोसिएट कर पाता हूँ फीमेल्स के साथ। यानी जब वो अडल्ट बनता है, ज़रूरी भी नहीं अडल्ट, पर मैं सिंपलिसिटी के लिए बोल रहा हूँ, जब वो अडल्ट बनता है वो अपने आप को ज़्यादा क्या कंसिडर करता है? फीमेल। और फीमेल वाली अपने आप को क्या ज़्यादा कंसिडर करती है? मेल, ठीक। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो नेचुरल हमें सेक्स असाइन किया गया है, हमारी फीलिंग वैसी नहीं।
समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अब ये अपने आप को क्या समझ रहे हैं? फीमेल। और ये अपने आप को क्या समझ रहे हैं? मेल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ी और डिस्टिंक्शंस करेंगे जहाँ से मे बी आपको सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे, जब आप ऐसे फॉर एग्जाम्पल फीमेल वाली फीलिंग आपको आती है, लेकिन है आप बज़ाहिर मेल, फीलिंग आपको क्या आ रही है? फीमेल हो। तो आमतौर पर प्रॉफिट को जब ये सवाल पूछा गया कि जिसको समझ नहीं आ रहा कि वो ये है फीमेल है मेल है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो हमारा तो रूल यही है कि जेंडर असल में 2 ही होते हैं। तो प्रॉफिट ने कहा जो ज़्यादा डोमिनेंट वाला है आप वही कंसिडर करो अपने आप को। अगर मेल और फीमेल दोनों आपके अंदर टेंडेंसीज़ है, लेकिन आप डोमिनेंट ज़्यादा मेल है, मेल वाली फीलिंग ज़्यादा आती है, तो मेल कंसिडर करो। फीमेल वाली ज़्यादा है तो फीमेल वाली। तो फॉर एग्जाम्पल इसको हमने मेल कंसिडर किया था, इसको अडल्टहुड में क्या लगा कि वो फीमेल वाली टेंडेंसीज़ है उसमें, तो उसने लड़कियों के कपड़े वपड़े लगाना शुरू कर दिया। वो अब है तो मेल, लेकिन ड्रेस लड़कियों का लगा रहा है, मेकअप कर रहा है, जो भी लड़कियां आमतौर पर एक नॉर्मल लड़की करती है वो भी वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ऐसे ट्रांसजेंडर्स को जो अपना ड्रेस कोड ही बदल देते हैं, ऐसे ट्रांसजेंडर्स को हम क्रॉस जेंडर्स कहते हैं, सॉरी क्रॉस ड्रेसर्स कहते हैं। क्रॉस ड्रेसर्स, क्रॉस ड्रेसर्स कौन हो गए? जिन्होंने अपना जो अब उनको फील आ रही है, मेल वाले को फीमेल वाली फीलिंग आ रही है और वो फीमेल के कपड़े लगा रहा है, फीमेल वाली को मेल वाली फीलिंग आ रही है और वो मेल वाले कपड़े लगा रहा है, तो इसको हम क्रॉस ड्रेसर कहते हैं। जब आप अपना ड्रेस कोड बदलते हो, जब आप अपना ड्रेस कोड बदलते हो, क्रॉस ड्रेसर्स। दूसरा हो गया, यहां पर आपने सिर्फ क्या बदला अपना? व्हाट हैव यू चेंज्ड? ओनली योर ड्रेस कोड। क्या आपने अपना सेक्स चेंज किया? नहीं, आप क्या हैं? मेल, लेकिन आपने अब लड़कियों वाले कपड़े लगाना शुरू किया क्योंकि आपको लड़कियों वाली फीलिंग आती है। सो दैट इज यू हैव चेंज योर ड्रेस कोड, देयरफॉर यू आर अ क्रॉस ड्रेसर। आमतौर पर जो भी ट्रांसजेंडर्स आपको दिखते हैं वो सब के सब क्या है? क्रॉस ड्रेसर्स। ठीक है, आमतौर पर जो भी जैसे वो मिडिल मैन आते हैं वो क्रॉस ड्रेसर्स होते हैं। उसके अलावा अगर अब कोई किसी को इतनी स्ट्रांग फीलिंग है और उसके पास पैसा भी अच्छा खासा है, वो क्या बोलेगा कि मुझे फीमेल ही बनना है, तो मैं अपना सेक्स ही चेंज कर दूंगा। उसके लिए सेक्स असाइनमेंट थेरेपीज आती है, उसके लिए आप ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, आप अपने मेल ऑर्गन्स को हटा के फीमेल ऑर्गन्स लगाते हैं, या फीमेल वाली फीमेल ऑर्गन्स हटा के मेल ऑर्गन लगाइए, उसके लिए सर्जरी वगैरह पूरा का पूरा प्रोसेस है। आप सेक्स असाइनमेंट थेरेपी या सेक्स असाइनमेंट सर्जरी कर सकते हैं जिसमें आपका सेक्स ही चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अगर मेल वाले ने अपना सेक्स चेंज किया फीमेल में और फीमेल वाली ने सेक्स चेंज किया मेल में, ऐसे ट्रांसजेंडर्स को हम ट्रांससेक्सुअल्स कहते हैं। ट्रांससेक्सुअल्स, इसके बीच में ये पता होनी चाहिए, इंटरव्यू में ऐसे पकड़ते हैं वो लोग। तो क्या मैं कह सकता हूं ट्रांससेक्सुअल और क्रॉस ड्रेसर दोनों ट्रांसजेंडर्स ही है, लेकिन क्रॉस ड्रेसर्स ने क्या चेंज किया? अपना ड्रेस कोड। ट्रांससेक्सुअल्स ने क्या चेंज किया? अपना सेक्स। समझ रहे हैं आप? जो अपना सेक्स बदलता है। अब कभी कभार अखबार में आप पढ़ेंगे, कभी हिजड़ा कम्युनिटी पे आ गया कोई फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल, उस पर लिखा होता है कभी लेस्बियन ट्रांसजेंडर, कभी लिखा होता है गे ट्रांसजेंडर, कभी लिखा होता है हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर। तो ये अब नई वैरायटी क्या है? ये नई वैरायटी कुछ यूं है, ऐसे ही बनाएंगे फिर से। तो आपका बर्थ पे असाइन क्या है? मेल है या फीमेल, दोनों में से कोई भी ले लो, इसकी लेते हैं। तो इसने अपने आप को क्या फील किया? फीमेल। उसके बाद फीमेल फील करने के बाद अगर उसकी सेक्सुअल अट्रैक्शन है टुवर्ड्स अ फीमेल, इसको हम कहेंगे लेस्बियन ट्रांससेक्सुअल। लेस्बियन ट्रांससेक्सुअल, सॉरी लेस्बियन ट्रांसजेंडर। लेस्बियन ट्रांसजेंडर वो क्या था पहले? मेल, फीलिंग क्या आ रही है? फीमेल, और सेक्सुअल अट्रैक्शन भी किसके साथ है? फीमेल के साथ। तो इसको हम कहेंगे लेस्बियन ट्रांसजेंडर। अब अगर आप फीमेल की फीलिंग आ रही है लेकिन सेक्सुअल अट्रैक्शन किसके साथ है? मेल के साथ,
उसको हम कहेंगे हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर। हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर। और अगर आपकी सेक्सुअल अट्रैक्शन फीमेल या मेल दोनों के साथ है तो हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर। बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर। क्लियर हुआ? क्लियर है? जवाब दो। रिपीट करना है? रिपीट करूं? ठीक। तो एट बर्थ डॉक्टर ने बोला बच्चा मेल है, लेकिन बड़े होकर उसको फीमेल वाली फीलिंग आई, और फीमेल वाली फीलिंग आने के बाद चाहे वो क्रॉस ड्रेसर बना या ट्रांससेक्सुअल बना, उसको भूल जा फिलहाल। अब वो फीमेल वाली फीलिंग आ रहा है और उसकी सेक्सुअल अट्रैक्शन किसके साथ है? फीमेल के साथ ही है। तो फीमेल फीमेल वाली लेस्बियन ट्रांसजेंडर, फीमेल मेल वाली हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर, और फीमेल या दोनों के साथ है तो बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी है, बिल्कुल सेम चीज। अगर पहले फीमेल थी और उसको फीलिंग कौन सी आ रही है? मेल वाली, फिर अगर उसको मेल वाली फीलिंग आके उसको मेल के साथ ही अट्रैक्शन है तो मेल मेल वाला कौन सा ट्रांसजेंडर होगा? गे ट्रांसजेंडर होगा ना, गे ट्रांसजेंडर। मेल अगर फीमेल के साथ अट्रैक्शन है तो क्या? हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर, हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर। और मेल को अगर फीमेल मेल दोनों के साथ है तो बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर। एग्जैक्टली वैसे जैसे यहां पे लिखा, सिर्फ लेस्बियन की जगह गे करना उसको। रब करूं? रब करूं? क्लियर? नहीं, लिखो जल्दी। जब ये आंसर लिखेंगे ना आप कल को, आंसर लिखने के बाद फॉर एग्जांपल आपको 150 वर्ड्स का आंसर लिखना है, इतनी सी जगह है, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फॉर एग्जांपल 7.5 मिनट में एक आंसर लिखना होता है, और लिखना भी 3 घंटे है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली लिखते जाना है 3 घंटे, रुकने के बगैर। जब मैंने अपना पहला मेंस लिखा, उन दिनों आई वाज प्रिटी यंग और छोटा था, मुझे आइडिया नहीं था, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था ज़्यादा। तो फर्स्ट मेंस में आधे से ज़्यादा पेपर मेरा अनअटेम्प्टेड गया, बिकॉज मुझे बिल्कुल आइडिया, मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं की थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किस स्पीड से लिखना है। ठीक, तो वो दैट वाज अ हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस, बिकॉज आधे से ज़्यादा पेपर मैं देख भी नहीं पाया। बिकॉज मैंने सबसे बड़ी गलती की, मेरा ये स्कूल से आदत थी बचपन में, जब भी मैं कभी ऐसे लिखता था स्कूल में, जब भी मैं कभी आंसर लिखता था स्कूल में, मैं हमेशा पहले उसका स्ट्रक्चर बनाता था, क्योंकि स्कूल वाले एग्जाम्स में टाइम होता था ना, मीन ग्रेजुएशन वाले एग्जाम से भी टाइम अच्छा खासा होता था। तो ग्रेजुएशन वाले टाइम में भी मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन के कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया कि असल क्या पूछा जा रहा है। फिर मैंने उन कीवर्ड्स को लेकर मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने लगा, कौन सा पॉलिटिकल एंगल, सोशल एंगल, रिलीजियस एंगल, इकोनॉमिक एंगल, कैसे क्या 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 चीज़ मैं कवर कर सकता हूँ। उसके बाद 3-4 मिनट में एक स्ट्रक्चर बना के आंसर लिखना शुरू किया। अब मैंने, क्योंकि पूरी ज़िंदगी वैसे ही चला था, मैं एग्ज़ाम में भी वैसे ही गया, मैंने हर इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। ऐसे में मेरे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन जब मैं जीएस लिखने गया उसमें भी जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया तब मुझे पता चली कि आधे से ज़्यादा पेपर मेरा अनअटेम्प्टेड जाएगा, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं स्ट्रक्चर बना सकूं। अगर मैंने एक क्वेश्चन में 2 मिनट एक्स्ट्रा दिए, वो 2 मिनट एक्स्ट्रा मैंने दूसरे क्वेश्चन के दिए, वो 2 मिनट दूसरे क्वेश्चन में कम हो गए, मेरे टाइम इतना कम होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, आप आंसर लिख रहे हैं, आपको पता है टाइम ज़्यादा नहीं है, और आपको ये फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। ट्रांसजेंडर्स पे आपको सवाल आ गया मेंस में, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है इनमें क्या क्या वैरायटी है। तो आप सिंपल डायग्राम बनाओ, उसको एक्सप्लेन भी मत करो, सिंपल एक डायग्राम बनाओ। ये ग्रेजुएशन का नहीं है जिसमें हम पहले डायग्राम बनाएंगे फिर नीचे एक्सप्लेन करेंगे इन द फिगर 1.1, ये इस तरीके से हम करते थे ना, वो किस्सा, डायग्राम बनाई आंसर खत्म। डायग्राम को फिर एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। तो वो डबल एफर्ट हो जाएगा और उनको समझ आ जाती है चीज़। फ्लो चार्ट में बना दिया वैसे वैसे। अब शुभम कुमार का पेपर देखो, उसने जो आंसर लिखा है जीएस का, बहुत बार उसने सिर्फ डायग्राम्स बनाई, फ्लो चार्ट बनाया, ठीक। तो ऐसे फ्लो चार्ट भी आपके लिए काफ़ी हो जाता है, ये बंदे को सीधे ही समझ आ जाएगा कि क्या इसमें लिखा है। ये क्लियर हुआ सबको? ओके।
तो ट्रांसजेंडर्स में हमने इतना ही देखना था, हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर, गे ट्रांसजेंडर, क्रॉस ड्रेसर्स, ट्रांससेक्सुअल्स। क्लियर हुआ ना, टर्म्स क्लियर हुई? ओके। तो क्या थे? LGBTQIA, LGBTQIA, ट्रांसजेंडर तक कर लिया, अब क्या है? क्वेयर। क्वेयर, क्यू। क्वेयर ऐसे बच्चे होते हैं who themselves don't know what they are, शॉर्ट में जिनको खुद भी नहीं पता होती कि वो क्या है। जैसे ट्रांसजेंडर अभी देखा, उनको पता थी ना कि हमें कैसी फीलिंग आ रही है, फीमेल वाली फीलिंग आ रही है, मेल वाली फीलिंग आ रही है। इनको कुछ भी समझ नहीं आता कि हमें क्या है असल में, हम किसकी तरफ फीलिंग है, इनको कुछ आइडिया नहीं होता। इसीलिए क्यू को हम क्वेश्चनिंग भी कहते हैं, बिकॉज वो पूरी ज़िंदगी अपने आप को सवाल करते रहते हैं कि हम असल में हैं क्या। क्यू का मतलब क्वेयर भी हो सकता है या क्वेश्चनिंग भी हो सकता है। ठीक, दे देमसेल्व्स डोंट नो कि उनकी ओरिएंटेशन किसके साथ है, वो मेल है फीमेल है, उनको पता नहीं, वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं बच्चे। ठीक, उसके बाद क्या है? आई, इंटरसेक्स। इंटरसेक्स, इंटरसेक्स, INTERSEX। इंटरसेक्स जब पैदा होता है बच्चा, तो जेनिटल्स देखने के बाद यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स देखने के बाद हम डिसाइड नहीं कर पाते कि वो मेल है या फीमेल है। सो वी कैन नॉट डिसाइड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द जेनेटिलिया। ये इंटरसेक्स कम्युनिटी है। तो बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन सेक्सुअल ऑर्गन्स की, वी विल नॉट बी एबल टू डिसाइड कि वो मेल्स कैटेगरी में है या फीमेल्स में। तो उनको हम इंटरसेक्स समझते हैं। इंटर का मतलब दो के बीच में, है ना। तो जब आप मेल फीमेल उनको नहीं बता पाएंगे कि कौन से में है, तो वो इंटरसेक्स हो गया, समवेयर इन द मिडल। ठीक है, तो दैट इज योर इंटरसेक्स। फाइनली यू हैव एसेक्सुअल। नाउ दिस इज समथिंग न्यू जो अभी वेस्टर्न कम्युनिटीज में तेजी से बढ़ रहा है। एसेक्सुअल कम्युनिटी। एसेक्सुअल कम्युनिटी बज़ाहिर आप उसको मेल भी समझ सकते हो, वो नॉर्मल लोग होते हैं, उनमें कोई ऐसा, जैसे ट्रांसजेंडर को आप देखोगे तो समझ आएगा ना देखकर ही कि है, लेकिन जो एसेक्सुअल होते हैं उनको देखकर समझ नहीं आता कि ये एसेक्सुअल है। वो नॉर्मल मेल्स और फीमेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पैदा हुआ एट बर्थ पे उसके फीमेल ऑर्गन्स होंगे तो फीमेल कंसिडर करेंगे, मेल ऑर्गन्स होंगे तो मेल कंसिडर करेंगे। लेकिन जब वो बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, बाहर तो स्कूल में ही वो लाइफ शुरू हो जाती है, यहाँ पर शादी के बाद उसको एहसास होता है इस चीज़ का, नो डाउट कि मेरे पास ऑर्गन सारे हैं, मैं एक बज़ाहिर मेल हूँ, बज़ाहिर फीमेल हूँ, लेकिन मुझे किसी के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है, मैं अट्रैक्ट ही नहीं करता, फीलिंग आती ही नहीं है। ऐसे लोगों को दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टू एनी सेक्स, उनको हम एसेक्सुअल्स कहते हैं। नॉट अट्रैक्टेड टू एनी जेंडर, एनी सेक्स, किसी के साथ अट्रैक्शन ही नहीं। आमतौर पर इनकी जो बॉन्डिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई बज़ाहिर फीमेल थी, अब फीमेल की बॉन्डिंग आमतौर पर सोशल कन्वेंशन है मेल्स के साथ होती है ना। अब इनकी बॉन्डिंग भी, सपोज इनने रिलेशनशिप है किसी मेल के साथ, तो वो रहेंगे जब तक कि प्यार का मामला चल रहा है, जब तक रोमांटिक का रोमांस का मामला है। लेकिन जैसे ही सेक्सुअलिटी की बात करेगी, वो लोग रिलेशनशिप से भाग जाते हैं, बिकॉज दे विल नॉट हैव एनी फिजिकल रिलेशनशिप विद एनीबडी, बिकॉज उनको वो सेक्सुअल फीलिंग नहीं है। हाँ, रोमांटिक फीलिंग है, लव है, प्यार है, केयर है, पर सेक्सुअल फीलिंग नहीं है। सो दैट इज एसेक्सुअल पीपल, जिनकी किसी की तरीके की अट्रैक्शन नहीं होती किसी के साथ। यस, दे आर वेल डिफाइंड मेल्स एंड फीमेल्स। अब देखोगे दूर से ही पता चलेगा फीमेल है मेल है, कोई ऐसी इनमें आपको इंक्लिनेशन नहीं दिखेगी कुछ हिजड़ा टाइप की। ये सीधे साधे लोग होते हैं, पर वो अट्रैक्टिव फील नहीं करता। नाउ द क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू, अब ये मैंने सारा समझा दिया, ये क्लियर हुआ?
LGBTQI है। देखिए, लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल्स, क्वेयर्स, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल, क्वेयर एंड, हाँ बस ये, और फिर आपका है ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स। ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। क्यों? ट्रांसजेंडर को हम थर्ड जेंडर कंसिडर करते हैं, ठीक। इनके अंदर 2 X क्रोमोसोम्स और 1 Y क्रोमोसोम होता है। ये बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नेचर में ही, बायोलॉजी में ही प्रॉब्लम है। इंटरसेक्स में भी ऐसा ही मसला है। उनके ऑर्गन्स इतने वेल डिफाइंड नहीं होते कि हम कैरेक्टराइज कर सके उनको मेल या फीमेल। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बाकी जो आपने ये सारी चीज़ें, बकवास चीज़ें देखी, ये साइकोलॉजिकल इशू है, ये बायोलॉजिकल इशू नहीं है, ठीक। तो किसी फीमेल को फीमेल के साथ टेंडेंसी है, इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू, इट्स नॉट ए बायोलॉजिकल इंक्लिनेशन। मेल को मेल के साथ है, जिसको सोडोमी कहते हैं, सोडोमाइट्स, पता है? कौम लूत सुना है नाम? लूत भी नहीं पता? लूत अलैहिस्सलाम पता है कौन थे? कौन थे? कौन थे? कौन? आपको लूत अलैहिस्सलाम नहीं पता? प्रॉफिट थे ना, ही वॉज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम सोडोमाइट्स थे, मेल मेल के साथ उनकी टेंडेंसी होती, वो शादी नहीं करते फीमेल्स के साथ, कोई उनका ये नहीं था, मेल मेल। फिर आपने जब देखा लूत अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील आए, तो उन्होंने कहा कि हम इनको, अब जिब्रील इंसान की शक्ल में आए, मर्द की शक्ल में आए, उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी, वो लोग एक तरीके से जा रहे थे उनके लिए, बिकॉज ही केम एज अ ब्यूटीफुल मैन। सो वो सोडोमाइट्स थे, मेल मेल। ये साइकोलॉजिकल इशू है, ये कोई आपका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ साइकोलॉजिकल, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, 10-15 काउंसलिंग सेशंस लेने हैं, ओरिएंटेशन ठीक हो सकती है। इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम जनरली, अनलेस कि कोई साइकोलॉजिकली इतना डिफेक्टिव हो चुका है कि उसको बस वही फीलिंग आएगी और कोई नहीं। आमतौर पर ये साइकोलॉजिकल इशू है, कोई सोशल, अब फॉर एग्जांपल नो डाउट कश्मीर में भी ऐसा चलता है, पर उतना रैम्पेंट नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही क्यों उतना रैम्पेंट है? क्या वो इंसान नहीं है या हम इंसान नहीं हैं? इंसान तो दोनों जगह बराबर है। क्यों वहाँ पर ज़्यादा ऐसा मामला चलता है? या इंडिया में अब क्यों फैल रहा है, अब क्यों बढ़ रहा है? इससे पहले ये मामला क्यों नहीं था? इससे पहले भी थे मामले, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितना डेवलप्ड वर्ल्ड पे है। कश्मीर में भी है मामला, इतना ज़्यादा नहीं है जितना बाहर, क्योंकि इन चीज़ों को यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं दी जाती है। तो साइकोलॉजिकल कंट्रोल है सोसाइटी का, सोशल कन्वेंशन स्ट्रांग है यहाँ पर। वहाँ डेवलप्ड वर्ल्ड में आपको आज़ादी है। अब डेवलप्ड वर्ल्ड में ऐसा मामला हो चुका है कि वहाँ पर अगर आप किसी फीमेल को, एंड इट्स अ फैक्ट, वहाँ कर अगर आप किसी लड़की को बोलोगे यूर अ गर्ल या यूर अ फीमेल, शील बी ऑफेंडेड, बिकॉज उनको लगता है कि अगर वो लड़की फिर नहीं निकली, और बज़ाहिर लड़की है, बाल भी लंबे है, मेकअप कर रही है, या उसके कपड़े लड़की जैसे, उसके आपको बॉडी लड़की जैसी दिख रही है, अगर वो लड़की नहीं निकली अंदर से, वो बोल सकती है आई डू नॉट आइडेंटिफाई एज अ फीमेल। वहाँ आइडेंटिफिकेशन का मामला है। यहाँ पर अभी सेक्स आपको पता है, मेल फीमेल आपको पहले ही पता चलेगा, मेल कौन है फीमेल कौन है। वहाँ पर क्या मामला है? आइडेंटिफिकेशन का। मेल बोल सकता है मैं मेल नहीं हूँ, फीमेल बोल सकती है मैं फीमेल नहीं हूँ, आई आइडेंटिफाई एज समबडी एल्स। ठीक है, जैसे एसेक्सुअल्स है, एसेक्सुअल मेल होता है, मेल ऑर्गन है उसके पास, अच्छा खासा हट्टा कट्टा मेल होता है, पर वो बोलता है आई आइडेंटिफाई एज एन एसेक्सुअल, मुझे अट्रैक्शन नहीं हो रही है किसी के साथ। ठीक है, इसके अंदर एसेक्सुअल्स के अंदर देयर इज अ कम्युनिटी को हम डेमिसेक्सुअल्स कहते हैं। डेमिसेक्सुअल्स ऐसी कम्युनिटी है एसेक्सुअल्स में जिनको जब किसी के साथ बहुत प्यार हो जाता है, बहुत वो लव वाली फीलिंग आती है, फिर एक टाइम के बाद उस इंसान के लिए उनको सेक्सुअल अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। तो इधर क्या मामला पर समझ आ गया आपको? ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये साइकोलॉजिकल इशू है। समझ गए आप? वहाँ पर रिसेंटली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी CNN पे, वहाँ पर एक लड़का 40-45 साल का, अच्छा खासा मर्द, उसकी बीवी है, 3 उसकी लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चे जो स्कूल जाती है, और उसने कहा
आई डू नॉट आइडेंटिफाई एज ए मेल। अब 45 साल के बाद, शादी करने के बाद, 3 बच्चियां पैदा करने के बाद, आई फील एज अ 7-year-old गर्ल। आई आइडेंटिफाई एज अ 7-year-old गर्ल। और उसको गवर्नमेंट ने इजाजत दी कि वो स्कूल में एडमिशन ले सकता है और वो स्कर्ट लगाकर बाल वाले पैर लेकर जाता है स्कूल। यस, इट हैपेंड इन यूरोप। सो दे कैन आइडेंटिफाई विद एनीथिंग। ठीक है, पर हमारी कम्युनिटी उतनी स्ट्रांग, हमारे कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, ऐसे कन्वेंशंस है काफ़ी स्ट्रांग, तो ऐसी चीज़ों को हम यहाँ नहीं करते। हाँ, सो इंडिया में तेज़ी से अब ये बढ़ रहा है मामला। तो यस यस यस, नो, उसमें सिर्फ ट्रांसजेंडर आएंगे। यस, एसेक्सुअल्स नहीं, इंटरसेक्स आ सकते हैं। इंटरसेक्स अब ये नया चीज़ है, अभी इसमें उतना हमने, इनको हम ट्रांसजेंडर में ही ले लेते हैं, थर्ड जेंडर में। ठीक है, लेस्बियंस वगैरह उनकी कोई कैटेगरी नहीं, बिकॉज इट्स नॉट दैट बिग ऑफ प्रॉब्लम। एंड अनदर थिंग, यू नो, ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है, और हमारी कम इल्मी की वजह से हम किसी को जज कर बैठते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला की वेरिएशन है काफ़ी क्रिएशन में। आप अपने घर पे देखो, आपके फादर, आप खुद, वट एवर योर नेम इज़, आपका भाई, आपका चचेरा भाई, कोई भी कज़न, मेल कज़न, आप देखो क्या सब एक जैसे मेल है? क्या सब मर्द जो है सब एक ही जैसे हैं? इन द सेंस मैं फिजिकल चीज़ों की नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज अ मेल हम बोलते हैं ना, कोई आपको दिख रहा है नहीं, इसकी मेल कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा है। कोई लड़का होता है बिल्कुल दुबला पतला सा, वो थोड़ा लड़की टाइप का होता है, बोलते हैं ना ये थोड़ा लड़की जैसा है। तो मेल्स आपकी बहुत अलग अलग वैरायटी के हैं, यानी हम मेल्स को नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेल है आपका। मेल में अलग बैंड है लोगों का, कोई बहुत ही मैनली होते हैं, कोई उतने मैनली नहीं होते। फीमेल्स में भी ऐसा ही है, कोई बिल्कुल सी छोटी सी नन्ही सी जान टाइप की होती है, कोई बड़ी खतरनाक होती है। फीमेल्स में भी अलग बैंड है पूरा। तो सेक्सुअलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। सेक्सुअलिटी एक पूरा बैंड है, इसके एक एंड पे आपके स्ट्रिक्ट मैस्कुलिन मेल्स आते हैं, और दूसरे एंड पे आपके स्ट्रिक्ट फेमिनाइन फीमेल्स आती है, और बीच में इंसान कहीं भी पैदा हो सकता है। ठीक है, अब जो आपका डोमिनेंट वाला है, आप वैसा ही अपने आप को एक्सेप्ट करो। समझ गए आप? तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिनेरियो राइट नाउ इस पर्टिकुलर्स, क्योंकि इंसान कहीं भी पैदा होकर अपने आप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सो और जज भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, कोई लड़का है वो यहाँ पर पैदा हुआ, लड़का कोई यहाँ पर पैदा हुआ, तो ज़्यादा किसकी तरफ है? वो लड़की टाइप का है ना। अब ऐसे लड़के को कुछ फीलिंग्स आ रही है दूसरे लड़के के लिए, कुछ फीलिंग्स आ रही है, डू नॉट कंसिडर इट एज अ क्राइम, ये गुनाह नहीं। ठीक है, हाँ, अगर उसने उसके बाद कुछ किया वो गुनाह हो सकता है। आपको फॉर एग्जाम्पल ये छोड़ो, मेल्स और फीमेल्स को आपस में अट्रैक्शन है, फीलिंग आती है, तो फीलिंग इज़ नॉट अ क्राइम अनलेस यू डू इट, है ना। उसके बाद जब आप उसके लिए एक्शन करेंगे, अमल पे आपको पकड़ा जाएगा। हाँ, दिल में कुछ आ रहा है, ख्याल कुछ आ रहा है, उस पर आपको पकड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये इन्हीं बंदों को पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं करोल बाग में था, मैं बिल्कुल क्लास दे के निकला, वहाँ 6 घंटे की क्लासेस थे, क्लास दे के निकला मैं, एंड इट्स ए ट्रू स्टोरी। करोल बाग जब आप जाते हैं, एक साइड से आपका है ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ पे पूरे विजन IAS दृष्टि वगैरह भी है, दूसरे तरफ से करोल बाग का मार्केट है, बड़ा अच्छा खासा मार्केट है। मैं क्लास दे के निकला, आई वॉज वेरी हंग्री, मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, एंड आई वेंट टू अ बर्गर देखा मैं मैकडोनल्ड देखा, मैं गया मैकडोनल्ड। अब बहुत ज़्यादा भूख थी मुझे, मैं मैकडोनल्ड गया, मैंने उसको बोला भाई चिकन बर्गर दे दो, बड़ा सा टॉवर वाला। उसने दिया, और जैसे मैंने ऑर्डर किया, मैंने कहा हलाल है। ठीक, अब मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा है ना, मैंने कहा हलाल है। उसने बोला सर वी डू नॉट सर्व हलाल, मैकडोनल्ड हलाल नहीं बेचता है। अब मेरी कितनी प्यास थी, मेरी कितनी भूख थी। अब वहाँ पर मुझे एक डिसीजन लेना था अपने लिए, है ना। मैं खा सकता था, नहीं खा सकता था, सो देयर इन आई हैड टू डिसाइड। और मेरे लिए वो डिसीजन काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि मुझे मैकडोनल्ड, फिर निकल गया मैं वहाँ से, और मेरे लिए काफ़ी वो डिफिकल्ट था करना। आपको यहाँ पे बोलेंगे
मैकडोनल्ड खाओगे? बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, आपको उसकी टेंशन जो वहां फंसा था उसके लिए वो प्रॉब्लमैटिक था। बिल्कुल ऐसे ही आपको लग रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, पागल हो गए, लेकिन आपको फीलिंग नहीं है क्योंकि आप इस वाले सेक्टर में हो या उस वाले जगह पर हो। जो बीच में कहीं पे पैदा हुआ है वो उनको पता है कि हम किस आजमाइश से जा रहे हैं। ऐसे आपको मैं बोलूँगा शराब पी रहे हो? बोलेंगे नहीं, हम कभी शराब नहीं पीते। ठीक, ये आपकी कोई खास अमल नहीं है, यहाँ कोई शराब नहीं पीता है और आप पियेंगे आपका दिमाग खराब है। हाँ, अगर आप बाहर होते यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ हर तरफ से आपको शराब ही दी जा रही है और वहाँ पर आप बच गए शराब से, तब आपकी वो अमल कंसिडर की जाएगी। यहाँ शराब नहीं पीना इज़ नो बिग डील, हर कोई नहीं पीता है। यहाँ पे ड्रग्स नहीं करना इज़ नो बिग डील, वहाँ पे ड्रग्स नहीं करना इज़ अ डील। समझ गए आप? तो आपके लिए कहना कि ये लोग पागल है, ये आपको समझ नहीं आएगा, उन्हीं को पता है दैट किस तरीके से अल्लाह ताला आजमाते हैं अलग अलग तरीक़ों से। दिस इज़ एन आजमाइश फॉर देम। सो तो दोनों में से जो भी डोमिनेंस है वो आप कर लेते हो। तो दिस वॉज एन इशू जो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए था, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल हैपन। एक दिन आएगा 5-10 साल के बाद कश्मीर में ये चीज़ें ज़्यादा रैम्पेंट होंगी, एंड देन यू विल हैव टू डील विद दिस इशू एंड वी आर नॉट रेडी फॉर इट। तो हमने देखा LGBTQIA। उसके बाद एक और हमारा इसी के रिलेटेड टॉपिक है रिगार्डिंग ट्विंस। ड्यूरिंग द यस माजिद कैसे सर्जिकली, मतलब सर्जरी ऑपरेशन करके, या तुम बोल तो कैसे डालेंगे? वो नहीं कर सकते ना, मैंने बोला ह्यूमन एम्ब्रियोज के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, इट्स नॉट अलाउड। क्योंकि अभी जीन्स के साथ टैंपरिंग करना इतना फुल प्रूफ नहीं है कि कोई डॉक्टर नहीं बोल सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं बोल सकता कि मैं जीन्स एडिट कर लूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी ये टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं। हाँ, 20 साल के बाद अगर इतनी परफेक्ट हो गई तब हो सकता है, समझ गया? तब बच्चा पैदा होने से पहले ही हम डिसाइड कर लेंगे कैसा पैदा करना है उसको। लेस्बियंस की भी फर्टिलिटी है, गेज की भी फर्टिलिटी है, एसेक्सुअल्स की भी फर्टिलिटी है। हाँ, इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर्स में इश्यूज है, ठीक है। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसमें प्रॉब्लम है, दे आर इनफर्टाइल। बाकी लेस्बियन कोई भी इनफर्टाइल नहीं होती, ठीक है। हाँ, ट्विंस। अब देखिए हमने देखा अभी बच्चा कैसे पैदा होता है। तो मेल्स से क्या आएगा? स्पर्म, कितने? 23 क्रोमोसोम्स लेकर। फीमेल से क्या आएगी? एग, कितने? 23 क्रोमोसोम मिलकर क्या बनाएंगे? 46 का जाइगोट, है ना। तो एक जाइगोट बना, एक एम्ब्रियो बना और एक बेबी बाहर। कभी कभार 2 बच्चे आ जाते हैं, कभी 3 ट्रिपलेट्स, कभी 4 क्वाड्रिपलेट्स, कभी 5। अभी तक 5 आए हैं एक साथ, किसी के 7 बच्चे भी आए एक साथ। ये चीज़ क्या है, इसमें क्या होता है? तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ट्विंस। अब ये क्यों ले रहा हूँ मैं ये टॉपिक? क्योंकि एक तो हम क्रोमोसोम्स पढ़ रहे हैं, प्लस रिसेंटली एम्स में एक सर्जरी हुई जो न्यूज़ में थी, द हिंदू ने कवर किया था। द सर्जरी वॉज क्रैनियोपैगस सर्जरी। इसमें ट्विंस जो थे उनका ऐसा सर जो है जुड़ा हुआ था, सर, बॉडी अलग थी। ऐसे बच्चे दुनिया में सिर्फ 50 से 60 पैदा होते हैं जिनका सर जुड़ा हुआ, तो उनको हम क्रैनियोपैगस ट्विंस कहते हैं। और एम्स में पहली ऐसी सर्जरी हुई है सक्सेसफुल, जिनको हमने उनका सर अलग कर दिया और वो दोनों अभी जिंदा है। सो क्रैनियोपैगस ट्विंस की सर्जरी रिसेंटली एम्स ने सक्सेसफुली की। तो ट्विंस का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज ये न्यूज़ में था। अब ट्विंस का पूरा मैकेनिज्म समझते हैं और देखते हैं कि किस किस टाइप के ट्विंस होते हैं, कैसे पैदा होते हैं। पहले आपको समझना है कि जब भी नॉर्मल सिचुएशन में, साथ साथ लिखेंगे सारे, नॉर्मल, इसका नोट बनाया हुआ है, ठीक है। मैं जो ये बता रहा हूँ इसके नोट्स है। जैसे कि डेमो वाले बच्चे अलग हो जाएंगे, हमारे जो मंडे से क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे उनको हम फिर क्लास नोट्स देंगे, हैंड आउट, आपको प्रिंट आउट कराना है। फिर जैसे ट्विंस का पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको प्रिंट आउट करना है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो फिर हम यहीं पे उसकी एक रीडिंग भी करेंगे अगली बार से। ये क्योंकि डेमो क्लासेस है तो मैं अभी नोट्स नहीं दे रहा हूँ। नॉर्मली नॉर्मल ओकेजन में क्या होता है? नॉर्मली
आपकी मदर से एक एग सेल आती है, ये नॉर्मल केस है, बच्चे पैदा होने का नॉर्मल केस है। मदर से एक एग सेल आती है, प्लस फादर से क्या आएगा, स्पर्म सेल। जब भी रिप्रोडक्शन होती है, मदर सिर्फ एक एग सेल देती है, और फादर जब रिप्रोडक्शन करता है एट मैक्सिमम वो 500 मिलियन स्पर्म सेल्स दे सकता है एक टाइम पे, 500 मिलियन स्पर्म सेल्स एट मैक्स। तो सबसे ज़्यादा मैस्कुलिन और हेल्दी मेल्स होते हैं, उनमें 500 मिलियन स्पर्म काउंट होता है, यानी एक एजैकुलेशन में दे कैन गिव अप टू 500 मिलियन स्पर्म सेल्स। अब बॉडी में आपने रिप्रोडक्शन होगी, इंटरकोर्स हो गया, उसके बाद स्पर्म बॉडी में चले गए। अब उन 500 मिलियन स्पर्म्स में से एक स्पर्म जाएगा इस एक एग सेल को फर्टिलाइज करने, एक जाएगा, सिर्फ एक, बाकी के सारे रास्ते में ही मर जाएंगे। समझ गए आप? सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कहते हैं ना, बच्चा पैदा क्यों नहीं होता है शादी के बाद मेजॉरिटी लोगों का। कम से कम इंडिया में 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम कि उनके शादी के बाद बच्चे जल्दी पैदा नहीं होते, 4, 5, 6 साल 8 साल ट्राई करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स क्या है देखो, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये एक लंबी सी, आप ऐसे मान के चलो एक लंबी सी जर्नी है, यहाँ पर आपका एग सेल है, ठीक, और यहाँ पर जैसे स्पर्म निकला, अब यहाँ से स्पर्म निकलता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम उनको कुछ बहुत सारे सेल्स को इधर ही पकड़ लेता है, फिर चलते 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 यहाँ अलग अलग यहाँ पर सिस्टम्स होते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा यहाँ पर धीरे इंशाल्लाह जल्दी परसों से। यहाँ पर कुछ स्पर्म सेल्स को इधर ही ट्रैप किया जाता है, इधर ही ट्रैप किया जाता है, फाइनली आते 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 एग सेल तक फाइनली सिर्फ 15 या 20 स्पर्म्स है जो यहाँ तक पहुँचते हैं, जो एग सेल को घेर लेते हैं, 15 या 20, बाकी के 500 मिलियन रास्ते में ही डेड। ठीक, फाइनली ये जो 15-20 है, ये सबसे ज़्यादा हेल्दी स्पर्म सेल्स होती है, जो उतनी हेल्दी नहीं होती वो पहले ही लुढ़क जाती है। तो रेस चल रही है ना, रेस में से जो हेल्दी नहीं है वो पहले ही रुक जाएगा, जो सबसे तेज़ है वो तेज़ी से चलते चलते लास्ट उधर पहुंचता है। फाइनली जब वो स्पर्म एग के वॉल के पास आते हैं, आखिरी 15 या 20 सेल्स वो अपना सर मारते हैं वॉल में, क्योंकि उनको अंदर जाना होता है, क्योंकि एग के न्यूक्लियस में ही 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये एग है ना, एग के न्यूक्लियस में क्या है 23 क्रोमोसोम्स, और स्पर्म में क्या है 23 क्रोमोसोम्स, मिलना है ना उनको। तो फाइनली वो सर मारता है अपना, ताकि वो क्या इस वॉल को क्रैक करके कहाँ पहुँच सके, न्यूक्लियस में। और यहाँ पर मेजॉरिटी स्पर्म सेल्स यहीं पर डेड हो जाती है, सिर्फ एक बचती है जो अंदर जा पाती है और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर पाती है, सिर्फ एक। और वो स्पर्म सेल इन 500 मिलियन में से सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, सबसे बेस्ट। समझ गए आप? ये क्या है, नॉर्मल केस। अब हम देखते हैं ओकेजनली क्या हो सकता है। ओकेजनली, ओकेजनल केस। अच्छा, जब ये एक स्पर्म यहां गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, एक ये एग है ना, एग में बीच में क्या है, न्यूक्लियस। स्पर्म अंदर आ गया तो ये क्या बनाएगा, जाइगोट। क्या बनाएगा, जाइगोट। और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आपका बेबी। ठीक है ना, ये क्लियर ही होगा आपको। अब हम देखते हैं ओकेजनली क्या होगा। ओकेजनली वही एक चीज, एक एग सेल है प्लस 500 मिलियन स्पर्म सेल्स। अब हर एक के 500 नहीं होते, जो अनहेल्दी मेल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में द स्पर्म काउंट इज जनरली 200 से 300 मिलियन। ये अफ्रीकन होते हैं, जैसे अफ्रीकन रेस जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी कंसिडर करते हैं, वो ह्यूमन एवोल्यूशन में सबसे बेस्ट इवॉल्व अफ्रीकन हुए हैं, दे हैव दिस मैक्सिमम काउंट। जो अंग्रेज़ है या इंडियंस है उनका उतना काउंट नहीं होता, अनलेस कोई एक्सेप्शन हो। अब यहाँ से एक स्पर्म सेल जाएगा और एक एग सेल को क्या करेगा, फर्टिलाइज। क्या बनेगा, एक जाइगोट। बनाना वैसे ही जैसे ऊपर बना, ठीक। फिर किसी सिचुएशन से पता नहीं कैसे ये जाइगोट टूट जाता है 2 जाइगोट्स में, एक ही जाइगोट। इसके कितने हिस्से हो जाते हैं, 2। ये डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद एक जाइगोट एक एम्ब्रियो बनाएगा और दूसरा जाइगोट दूसरा एम्ब्रियो बनाएगा।
एक एम्ब्रियो से एक बेबी आएगा, दूसरे एम्ब्रियो से दूसरा बेबी आएगा, तो क्या बन गया आपके ट्विंस। ठीक है, ट्विंस। ऐसे ट्विंस को जहां पर एक जाइगोट दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ऐसे ट्विंस को हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। तो मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया, टाइप्स लिखे ट्विंस के। नंबर 1 आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। बनाओ बनाओ। जाइगोट एक ही सेल होते हैं ना, वही डिवाइड हो जाती है, दो जाइगोट। यस, वो 46 के फिर और 46 बनते हैं, वो डिवाइड करके एक क्रोमोसोम 2 बनाता है, तो 46 92 बनाते हैं। हाँ, यस, ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे, वो अलग मामला है। यू डू नॉट नीड दैट, वो जरूरी बायोलॉजी, प्रॉपर बायोलॉजी है, यू डोंट नीड दैट। ठीक है, तो एक जाइगोट, इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। तो ये इस तरीके से डिवाइड करते हैं, इसको भी 46 मिलते हैं और इसको भी 46 मिलते हैं। ठीक है, तो यहां से ये अपना बनाएगा, वहां से वो अपना बेबी बनाएगा। अब देखिए एक चीज याद रखना, मुझे बताओ, ये जो बच्चा है इसका जेनेटिक मटेरियल यही 46 क्रोमोसोम से आया है, और इसका भी जेनेटिक मटेरियल इसी से आया है, तो ये दोनों क्या होंगे? आइडेंटिकल। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, पहला लिखिए आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस में आपको ये डायग्राम बनानी है, एक जाइगोट दो हिस्सों में डिवाइड, यहां से एक बच्चा, यहां से दूसरा बच्चा, ये आइडेंटिकल ट्विंस। मुझे बताओ, आइडेंटिकल ट्विंस में ओरिजिनली कितने जाइगोट्स बने थे? एक, है ना, एक ही था ना ओरिजिनली, फिर वही डिवाइड हुआ 2 में। ऐसे ट्विंस को हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। मोनोजाइगोटिक, मोनो यानी एक जाइगोट था ना एक ऑलरेडी, वही डिवाइड होना 2 में, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। बताओ, क्या मोनोजाइगोटिक ट्विंस मेल्स होंगे या फीमेल्स, या मेल फीमेल होंगे, क्या होंगे? सेम होंगे? मेल फीमेल नहीं हो सकते, मेल फीमेल भी हो सकते हैं। अगर मेल फीमेल होंगे तो आइडेंटिकल होंगे? नहीं होंगे ना। मैंने क्या बोला, ये क्या है? आइडेंटिकल ट्विंस। स्पर्म से ऑलरेडी 46 बन चुका है ना, स्पर्म ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया एक्स देना है या वाई, तो अगर यहां से वाई आया है तो ये बॉय होगा, बॉय के 2 बॉयज, अगर फीमेल है तो फीमेल्स के 2 फीमेल्स। ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, या तो ये मेल्स होंगे दोनों, या फिर दोनों फीमेल्स होंगे, ये मेल फीमेल नहीं हो सकते। ठीक है, ये वो ट्विंस है जो आपके या तो मेल मेल होंगे या फिर फीमेल फीमेल होंगे, मेल फीमेल नहीं हो सकते। ये आइडेंटिकल ट्विंस है, मोनोजाइगोटिक, एक ही जाइगोट से डिवाइड हुए। दूसरा लिखेंगे, इसमें कुछ लिखाना है, इजी है, बनाया ना डायग्राम, इतना काफी है। सेकंड, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। फिर से क्या होता है सिस्टम? एक एग सेल और 500 मिलियन स्पर्म सेल्स। कितनी जाती थी यहां से एग को फर्टिलाइज करने? एक। कभी एक नहीं जाती, कभी 2 स्पर्म्स आ जाते हैं, यानी एक एग सेल थी ना, अंदर कितने जा पाते थे? सिर्फ एक। अब कभी अंदर कितने आ पाएंगे? 2। ठीक है, ये सेस्कीजाइगोटिक है, ऑस्ट्रेलियन ट्विन है, ये तीसरा टाइप है। सेकंड टाइप लिखो, 2 स्पर्म्स जाते हैं
लेकिन वो 2 एग्स को दूसरे एग को फर्टिलाइज करते हैं। यानी कभी अगर स्पर्म 2 आ जाते हैं यहाँ से, फीमेल बॉडी कभी एक की जगह 2 एग्स दे देती है, कभी 3 दे देती है, कभी 4 दे देती है, और यहाँ से कोई स्पर्म की कमी है नहीं। एक निकलेगा वो एक को फर्टिलाइज करेगा, दूसरा निकलेगा वो दूसरे को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, कभी फीमेल बॉडी एक से ज़्यादा एग दे देती है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर माँ की एज ज़्यादा है, अगर सपोज माँ 35 साल की है, 38 है, 39 है, ऐसी एज में एस्ट्रोजन लेवल फीमेल्स में ज़्यादा होता है और उस वक्त फीमेल ज़्यादा ओव्यूलेट करती है क्योंकि वो ज़्यादा एग्स देंगी। उस वक्त चांसेस है कि बच्चा ट्विन पैदा हो सकता है क्योंकि फीमेल्स उस वक्त मल्टीपल एग्स देती है। ठीक है, ऐसे ही अगर फर्टिलिटी पिल्स आप खा रहे हो, दवाई खा रहे हो फर्टिलिटी करने के लिए, ओव्यूलेशन करने के लिए, उस वक्त भी ट्विन्स पैदा होने के चांसेस। ठीक है, ये अलग अलग सिनेरियो है जिसमें फीमेल्स एक से ज़्यादा एग्स दे सकती है। तो अब अगर एक एग देती थी तो हमने उससे देखा क्या हुआ। अगर फीमेल ने 2 दे दिए तो स्पर्म की तो कोई कमी नहीं है, एक को फर्टिलाइज करेगा और दूसरा दूसरे को फर्टिलाइज करेगा। इसकी फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट बनेगा, इसकी फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट बनेगा, है ना। यहाँ से एक एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ से एक एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ से एक बेबी बनेगा, यहाँ से एक बेबी बनेगा। मुझे बताओ ओरिजिनली इस सिचुएशन में कितने जाइगोट्स बने? तो इनको हम कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस। अच्छा, ये एक एग सेल है, इस एक एग सेल को एक अलग स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, इस दूसरे एग सेल को दूसरे स्पर्म ने फर्टिलाइज किया। क्या ये दोनों बच्चे जो दोनों जाइगोट है आइडेंटिकल होंगे? नहीं, क्योंकि अलग एग है और अलग स्पर्म है, ये अलग एग है और अलग स्पर्म है। तो जाइगोट्स जो बने वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, बच्चे जो पैदा होंगे वो भी आइडेंटिकल, इसीलिए नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। तो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस 3 तरीके के हो सकते हैं। मेल मेल, यानी ये दोनों बच्चे या तो मेल मेल होंगे, या फिर फीमेल फीमेल, या फिर मेल फीमेल, क्योंकि ये नॉन आइडेंटिकल है। ये आम जैसे भाई बहन होता है वैसे ही होते हैं, फर्क सिर्फ एक है, ये एक ही डिलीवरी में पैदा होते हैं, और आम भाई बहन 1 साल के बाद 2 साल के बाद पैदा होते हैं। आम भाई बहन जैसे फॉर एग्जांपल 2018 में मैं पैदा हुआ, 2019 में मेरा भाई पैदा हुआ। 2018 में एक एग सेल और एक स्पर्म इस्तेमाल हुआ होगा पेरेंट्स से, 19 में भी अलग एग सेल और अलग स्पर्म इस्तेमाल हुआ होगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है, आम भाई बहन की तरह होते हैं, लेकिन एज सिमिलर होती है इनकी, बिकॉज एक ही डिलीवरी में पैदा होते हैं। ठीक है, अब कोई पहले बाहर आएगा वो 10 सेकंड बड़ा हो सकता है, 1 मिनट बड़ा हो सकता है। ठीक है, हमारी फैमिली में 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं और 2 लड़के हैं जो आइडेंटिकल हैं। तो एक लड़कों का नाम अरसलान मुरसलान, नाम भी सेम है, और लड़कियों का नाम इन्ना इदा। तो अभी भी कन्फ्यूजन होता है कि इन्ना कौन है, इदा कौन है, अरसलान कौन है, मुरसलान कौन है। ठीक है, तो हमने उसको फिर दाग रखा है एक को इधर, उससे समझ आता है कौन है। सो आइडेंटिकल वाले, और ये आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, ये नॉन आइडेंटिकल है, डाइजाइगोटिक। इसमें 2 जाइगोट्स बनते हैं। अगर 2 बच्चे जो पैदा हुए, अगर इसमें दोनों बच्चे जो पैदा हुए दोनों के दोनों क्या होंगे? मेल्स। ऐसे ट्विंस को हम फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस। क्या ये फ्रेटर्नल ट्विंस आइडेंटिकल ट्विंस है? नहीं, ये क्या है? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ये दोनों मेल्स हैं। अगर दोनों बच्चे जो पैदा हुए वो क्या होंगे? फीमेल्स। इनको हम सररल ट्विंस कहते हैं। सररल ट्विंस, दोनों फीमेल्स हैं। और अगर मेल है और दूसरा फीमेल है, इनको हम सिंपली डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। क्लियर हुआ? क्लियर है सबको? रब करूं? एक और। नंबर 3, आपने देखा
एक एग सेल प्लस स्पर्म सेल्स, एक जाता है स्पर्म इसको क्या करने, फर्टिलाइज, क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा ना, एक ही बनेगा, एक स्पर्म सेल गया ना एक एग को, तो एक ही जाइगोट बनेगा। फिर हमने जब आइडेंटिकल ट्विंस देखा, मैंने आपको क्या बोला, ये एक किस में डिवाइड होता है, दो में। कभी कभार जो ये डिवीजन होता है इस जाइगोट का, ये कंप्लीट डिवीजन नहीं हो पाता है, ये इनकम्प्लीट रह जाता है, यानी डिवीजन जो रहता है वो क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट, यानी जाइगोट्स एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है जाइगोट का। जब कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा, जाइगोट मिले हुए हैं, तो एम्ब्रियोज भी क्या होंगे, मिले हुए, एम्ब्रियोज भी मिले हुए और बेबीज भी मिले। समझ आया? ऐसे ट्विंस को हम सायमीज ट्विंस कहते हैं, सायमीज ट्विंस, जहां पर इनकम्प्लीट डिवीजन होता है जाइगोट का, सायमीज ट्विंस। मुझे बताओ सायमीज ट्विंस असल में किस में आएगा, मोनोजाइगोटिक में या डाइजाइगोटिक में? आप बोलेंगे मोनो में आएगा, क्यों? क्योंकि ओरिजिनली कितने जाइगोट है, एक ही है, ठीक है। तो असल में सायमीज ट्विंस किसके अंदर आता है, मोनोजाइगोटिक के अंदर आता है। ये बच्चे आइडेंटिकल होंगे, नॉन आइडेंटिकल? आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है, क्लियर है। अब कभी कभार ये जो ज्वाइनिंग होती है जब बच्चे पैदा होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं कि उनका पेट एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं कि उनका सर एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। ऐसे वालों को आपने लिख ही लिया, क्या है, सायमीज ट्विंस, जुड़े हुए बच्चे। जुड़े हुए बच्चों में जो ये वाला बच्चा है जिसका क्या स्कल एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, उसको हम क्रैनियोपैगस ट्विन कहते हैं, क्रैनियोपैगस ट्विन। सो क्रैनियोपैगस ट्विन क्या है, इट इज अ मोनोजाइगोटिक ट्विन, इट इज एन आइडेंटिकल ट्विन, इट इज अ सायमीज ट्विन जिसका स्कल कंजॉइंड है, जिसका स्कल कंजॉइंड है, क्रैनियोपैगस ट्विंस। ये सायमीज के अंदर ही आता है, क्रैनियोपैगस ट्विंस हो गया जिनका स्कल कंजॉइंड होता है, सर मिला हुआ, और इन्हीं को हमने, इनका सर अलग अलग किया रिसेंटली एम्स में, ठीक है, वो सर्जरी इन्हीं की हुई थी, क्रैनियोपैगस ट्विन, समझ आया, जिनका स्कल कंजॉइंड होगा। क्या क्रैनियोपैगस ट्विंस आइडेंटिकल ट्विंस है? आइडेंटिकल ट्विंस है? नहीं है? क्या नाम है आपका? क्या रमीज? क्या पढ़ा है आपने, बैकग्राउंड क्या है? 12th में क्या था, 10th में क्या था? बायोलॉजी पढ़ी है ना 10th में, तो बताओ आइडेंटिकल है नॉन आइडेंटिकल? अभी तो नॉन आइडेंटिकल बोला। क्रैनियोपैगस ट्विंस आइडेंटिकल है नॉन आइडेंटिकल? आइडेंटिकल, एक ही जाइगोट है ना, तो मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल होता है। ये असल में इसी मोनोजाइगोटिक का टाइप ही है। नेक्स्ट, इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द थर्ड ट्विन टाइप। ये नया है, ये किताबों में नहीं मिलेगा आपको, ये क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट है। द थर्ड ट्विन टाइप। अभी तक हमने दो ही टाइप्स देखे, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक के अंदर हमने साइमीज ट्विन देखा, वो उसी के अंदर आता है। ये क्या है? द थर्ड ट्विन टाइप। इसको हम ऑस्ट्रेलियन टाइप भी कहते हैं, क्योंकि ये हमने ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली देखा। और इसको हम सेमी आइडेंटिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी आइडेंटिकल। तो अभी तक हमने सिर्फ दो देखे, आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल। ये क्या है? सेमी आइडेंटिकल। इसमें क्या होता है?
क्या था आपका सिस्टम, एक एक्सेल प्लस 500 स्पर्म सेल्स, 500 मिलियन, है ना। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एक एक्सेल फर्टिलाइज होने से पहले 2 एक्सेल्स में डिवाइड हो जाती है। एक एक्सेल फर्टिलाइज होने से पहले 2 एक्सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अब कितनी एक्सेल्स है आपके पास, 2। स्पर्म की कोई कमी है, एक इसके पास जाएगा और दूसरा इसके पास जाएगा, तो एक स्पर्म यहां, एक स्पर्म यहां। अब जाइगोट कितने बनेंगे, एक इसका और एक इसका, और बेबीज भी कितने, एक यहां से और एक यहां से। ठीक, अब मुझे बताओ, ये जो बच्चे पैदा हुए, क्या मैं कह सकता हूं कि मां की तरफ से इनका जेनेटिक मटेरियल सेम है ना। मां से कितना, एक ही एक्सेल आया ना, तो मां की तरफ से इनका आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन बाप से अलग स्पर्म और अलग स्पर्म है, तो बाप का जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है। समझ गए आप। इसीलिए ये ना ही टोटली आइडेंटिकल होंगे, ना ही नॉन आइडेंटिकल, ये सेमी आइडेंटिकल है, बिकॉज मां का आइडेंटिकल मटेरियल है और बाप का डिफरेंट है। समझ गए आप। तो ये कौन सी सिचुएशन है, वेयर एन एग डिवाइड्स इनटू 2 eggs बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड देन द स्पर्म्स fertilize those 2 eggs and 2 babies come out. They are semi identical because उनकी माँ का जेनेटिक मटेरियल सेम होता है। इनको हम कहते हैं sesquizygotic twins, also known as sesquizygotic twins. क्लियर हुआ, क्लियर है। रब करूं, रब करूं। अगर आपको सवाल पूछा गया कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है, मेंस में अगर सवाल आया, जिससे एक मां की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो ज्यादा ट्विंस पैदा करे, ऐसे कौन से फैक्टर्स है दैट इंक्रीज द ऑड्स ऑफ हैविंग ट्विंस। फैक्टर्स लिखिए, फैक्टर्स दैट इंक्रीज द ऑड्स ऑफ हैविंग ट्विंस। फैक्टर्स दैट इंक्रीज द ऑड्स ऑफ हैविंग ट्विंस। कौन कौन से फैक्टर है। नंबर 1, किस लेडी में ज्यादा ट्विंस पैदा करने की ताकत है। एडवांसिंग एज ऑफ द मदर, एडवांसिंग एज ऑफ द मदर, एडवांसिंग एज ऑफ द मदर। जब मदर अपने 35 प्लस हो जाती है तो उसके अंदर एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं। जब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेंगे वो क्या करेगी, ज़्यादा ओव्यूलेट, वो क्या देगी, ज़्यादा एग्स, ज़्यादा एग्स आएंगे तो क्या मिलेंगे हमें, ट्विंस। ठीक है, नोट्स में ये मिल जाएगा आपको, बस कॉन्सेप्ट समझो आप। ठीक है, तो आपने जब देखा एडवांसिंग एज ऑफ द मदर 35 प्लस जब होती है माँ, उसका फीमेल हार्मोन की लेवल ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा ओव्यूलेट करती है, ज़्यादा एग्स देती है, ज़्यादा ट्विंस बनने के चांसेस है, चांसेस बढ़ जाते हैं। लिखा, ऐसे एरो मार के देखो, नोट्स में डिटेल में दिखेगा आपको, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे एरोज में लिखो। रब करूं। नेक्स्ट, सेकंड, number of previous pregnancies, number of previous pregnancies। इसका ये मतलब है कि अगर लेडी ने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पैदा कर लिए हैं तो उसके और ज़्यादा चांसेस है कि वो ट्विंस पैदा कर सके। यानी अगर नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसीज हाई है, ऑलरेडी उसकी प्रेगनेंसी काफ़ी बार हो चुकी है, तो इस बार चांस है कि बच्चे क्या पैदा होंगे, ट्विंस पैदा होंगे। ठीक है, एक लाइन लिखो, द ग्रेटर द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, द ग्रेटर द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज a woman has already had,
The greater the number of pregnancies a woman has already had, the higher the odds of conceiving twins. The higher the odds of conceiving twins. Higher the odds of conceiving twins. Number 3. Race. रेस यानी आपका क्या, किस रेस से बिलोंग करते हैं आप। हमने ये देखा है कि एक ऐसी रेस है दुनिया में जो बहुत ट्विंस पैदा करती है, एंड दैट इज़ ब्लैक अफ्रीकन वुमन। जो ब्लैक अफ्रीकन वुमन है, इनकी जो रेस है, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो जब भी पैदा करेंगे बच्चे क्या पैदा होंगे, ट्विंस। उनकी रेस ही वैसी। Black African women have the highest incidence of twins. Black African women सबसे कम कहाँ पर है, एशियन वुमेन। हम यहाँ पे ट्विंस ज़्यादा पैदा नहीं होता। एशियन वुमेन have the lowest. Asian women have the lowest. Number 4, heredity. हेरिडिटी का मतलब, अगर कोई लड़की है वो खुद एक ट्विन है तो उसके चांसेस है कि वो ट्विन पैदा करेगी। अगर कोई लड़की है उसका बाप ट्विन था तो उसमें भी चांसेस है कि वो ट्विन पैदा करेगी। अगर कोई लड़की है जिसकी माँ ट्विन है तो उसके भी चांसेस है कि वो ट्विन पैदा करेगी। अगर कोई लड़की है जिसका भाई या बहन ट्विन पैदा हुए, भाई बहन एक साथ, या लड़की लड़की ट्विन पैदा हुए उसके सिबलिंग्स, तो उसके भी चांसेस बढ़ जाता है कि वो बच्चे जब पैदा करेगी उसकी भी ट्विंस हो सकती है। तो हेरिडिटी में कहीं ना कहीं पर अगर किसी बाप को, किसी का माँ, किसी का भाई ट्विंस ऑलरेडी है तो माँ के भी चांसेस है कि वो भी ट्विन पैदा करेगी। ठीक है, ये हेरिडिटी में होता है, फिर कहीं ना कहीं जीन्स एक्सप्रेस होते हैं। देखिए, अ वुमन इज मोर लाइकली टू कंसीव ट्विंस, अ वुमन इज मोर लाइकली टू कंसीव twins if she is a twin, has already had a twin, if she is a twin has already had a twin, or has siblings that are twins, आखिरी रीजन ट्विंस पैदा करने के हैं आर्ट भी होना चाहिए ना ट्विन पैदा करने का। ठीक, तो अगर किसी लेडी के पास आर्ट है तो वो बच्चे ज़्यादा ट्विंस पैदा कर सकते हैं ना। नहीं, आर्ट के से नहीं हो सकता। Assisted reproductive techniques. Assisted reproductive technique. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कोई लेडी है बच्चे पैदा नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि एग्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, एग्स रिलीज नहीं हो रहे, तो उसको हम ओव्यूलेशन ड्रग्स देते हैं, दवाई देते हैं, ताकि वो क्या करे, ओव्यूलेट करे। और जब ओव्यूलेशन होती है कभी एक की जगह 2-3 एग्स भी आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ट्विंस आ जाते हैं। तो जब आप ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे रिप्रोडक्ट में असिस्ट करने के लिए जो किए जाते हैं, आजकल भी कश्मीर में बहुत ज़्यादा इन टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। जो कपल बच्चे पैदा नहीं कर पाता वो जाता है डॉक्टर के पास, वो दवाई लिखता है जिससे लेडी जो है वो ओव्यूलेट करती है, या दोनों के लिए कुछ अलग थेरेपीज़ होती है। ये टॉपिक हमारा कल है। इसमें मैं आपको गिफ्ट, जिफ्ट, IUI, इंट्रास्पर्म इंजेक्शन, सरोगेसी एज वेल एज IVF, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, वो सब इसमें देखेंगे। आज इतना ही। मंदिर से रिवाइज करके आना, ठीक है? मैं सारा पूछूंगा अभी तक जो भी पढ़ा हमने, और जिसके लेक्चर्स मिस हो गए हैं उसको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये बंद करो।